नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और इस वक्त सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आज सेमीकंडक्टर महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल ये खबर आप अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों में देख पाएंगे, क्योंकि आज के लिए खबर बेहद ही अहम और बड़ी है। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन होगा। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, देखिए अमर उजाला के अलावा बहुत सारे अखबारों में इसको तरजीह दी गई है। मेरे हाथ में दैनिक जागरण अखबार है और ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा में आज से लगेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का महाकुंभ। तो देखिए 17 देशों के 255 प्रतिनिधि जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है, ये आप समझ सकते हैं। देखिए 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 की आज शुरुआत हो रही है। सुबह तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्घाटन करेंगे और योगी आदित्यनाथ जाहिर तौर पर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं वो। इन्वेस्टर्स के साथ 2 सेशन में 1-to-1 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। साथ ही वर्कफोर्स पवेलियन डेवलपमेंट पवेलियन का उद्घाटन भी किया जाएगा। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया के आयोजन में 17 देशों के, जैसे कि पहले भी जिक्र किया, 255 प्रतिनिधि जो हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। भारत समेत अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के दिग्गज प्रमुख हैं। बुधवार यानी कि आज गुरुवार, उसके बाद और शुक्रवार 3 दिन सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ये प्रदर्शनी जो है आयोजित की जाएगी। दुनिया भर के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टॉल लगाएंगे। बुधवार को उद्घाटन के बाद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप का आयोजन होगा। भारत में सेमीकंडक्टर का जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं तो इकोसिस्टम पर एक प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। और कल जो है वो क्रॉस रीजनल पार्टनरशिप, फ्लेक्सिबल हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, माइटी इंडस्ट्री एकेडमी वर्कशॉप और सस्टेनेबिलिटी सेशन आयोजित होंगे। और अगर हम आखिरी दिन का जिक्र करें शुक्रवार का, तो माइक्रोन द्वारा पैकेज मैन्युफैक्चरिंग बूट कैंप, इसके अलावा आईएसए द्वारा सेमीकंडक्टर के अब तक के सफर पर एक प्रेजेंटेशन भी होगा। आईएसए द्वारा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का इंट्रोडक्शन भी कराया जाएगा। तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आने वाले यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इसमें हिस्सा लेने वाला है। विभाग की ओर से 145 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में प्रसार वाले पवेलियन की स्थापना संचालन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे, तो आप संबोधन की भी उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या आसपास के, तो आप समझ लीजिए आज की क्या स्थिति वहाँ पर रहने वाली है। चूंकि आज बहुत यहाँ पर वीवीआईपी मोमेंट रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुँच रहे हैं और उसके अलावा जिस तरह से तमाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक डाइवर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसका जिक्र अखबार में नहीं किया हुआ है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि इतना बड़ा अगर वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है और सुरक्षा जाहिर तौर पर चाक चौबंद रहेगी इस बड़े कार्यक्रम के मद्देनजर। और क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, कितना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर अब जुड़ी हुई है राहुल गांधी से। दरअसल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस तरीके से सरकार को घेरा है और इसको लेकर के लगातार हमले बोले हैं, तो इसको लेकर देखिए हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी जब भी विदेशों की यात्रा करते हैं तो इस दौरान वो हमेशा या तो आरएसएस पर हमले करते हुए नजर आते हैं या तो बीजेपी पर हमला करते हैं, और इस बार भी उन्होंने किया ऐसा ही है। तो देखिए आप पीसीआर से कहना चाहूंगी एक बार फुल स्क्रीन हमें ले लें, क्योंकि अगली खबर का हम जिक्र जिस तरह से कर रहे हैं, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और लगातार अपनी टिप्पणियों को लेकर वो जो है सुर्खियों में बने हुए हैं। अमेरिका में सरकार को घेरा है उन्होंने, आरक्षण चीन समेत कई मुद्दों पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र है और उसके अलावा कई अलग अलग अगर देखें अखबारों में इस खबर को तरजीह दी गई है। राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है, आरएसएस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने सिख धर्म की आजादी, आरक्षण और चुनाव आयोग पर भी बयान दिए हैं। बीजेपी और मायावती ने उनके बयानों की आलोचना की है। राहुल ने चीन और बांग्लादेश की तारीफ करते हुए भारत में बेरोजगारी को लेकर चिंता जाहिर की है। तो इससे पहले देखिए चीन की भी तारीफ की थी और बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ है। और अखबार आप देख रहे हैं, फिलहाल देखिए ये नवभारत टाइम्स का अखबार है जिसमें आप फ्रंट पेज पर ये खबर देखेंगे और ये हर
एक बड़ी अखबार ने इस खबर को जगह दी है। साथ ही जिस तरीके से ये हेडलाइन है, यूएस में राहुल के सिख वाले बयान पर इस वक्त विवाद भारत में देखने को मिल रहा है। दरअसल अगर इस पूरी खबर की जानकारी हम आपको दें तो कांग्रेस नेता खतरनाक विमर्श गढ़ रहे हैं, ये बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी है। दरअसल राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने टेक्सास में एक बयान दिया और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी में एक बयान दिया, बीजेपी और आरएसएस को लेकर के घेरने का काम किया है। साथ ही इस दौरान सिख समुदाय को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कही हैं और साथ ही ये कहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कहा कि राहुल ने कहा था लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं है। ये सिख समुदाय को लेकर के एक स्टेटमेंट राहुल गांधी की ओर से दिया गया था और ये कहा गया था कि शायद एक ऐसा भी समय हो जिसमें कि सिख समुदाय के लोग खुद ही पगड़ी पहनने में एंजाइटी फील करते हों या फिर कड़ा पहनने में उन्हें असुविधा महसूस होती हो। इसको लेकर के हरदीप पुरी ने पलटवार किया है और राहुल गांधी जब भी अमेरिका दौरे पर इससे पिछली बार भी गए होंगे तो आपको याद होगा कि उस दौरान भी उन्होंने इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी थी, बीजेपी आरएसएस को घेरने का काम किया था और इस बार बीजेपी आरएसएस के साथ साथ में सिख समुदाय को भी घेर दिया। साथ ही आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा बयान इस दौरान दिया है जिस पर इस वक्त बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर के घेरने का काम कर रही है, पलटवार कर रही है और ये पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी को भारत में रहते हुए भारत से आखिर क्या तकलीफ है। और इससे पहले आपने गिरिराज सिंह को भी सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा बयान कोई विदेशों में जाकर के भारत के खिलाफ देता है तो उसके खिलाफ देश विरोधी कानून के तहत में मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इससे पहले एक स्टेटमेंट और आपको राहुल गांधी का याद होगा, टेक्सास में ही उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया कि देखिए चीन के जो हालात हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। भारत में बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है, जबकि अगर चीन की देखें तो चीन काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है। तो देखिए चीन की तारीफ की है कि चीन के इन मायनों में वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उन्होंने जिक्र किया है भारत का कि भारत में तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए वो नहीं गया और मुखालफत इस बात की हो रही है कि अगर आप दूसरे देश में जाके अपने देश के बारे में बोलेंगे तो जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये सुर्खियां बटोरेगा और कहीं ना कहीं देश के जो आंतरिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ जैसे कि जिक्र राहुल गांधी ने ये भी किया था इससे पहले कि भारत की जो राजनीति है वो काफ़ी जहरीली हो गई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो सांप्रदायिकता आ गई है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें उन्होंने जो है वो डिस्कस की हैं इस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। हालांकि देखिए उनका मकसद यही रहा है, पहले भी यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को घेरेंगे, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को तो घेर ही रहे हैं, लेकिन अगर इससे कहीं ना कहीं आपके देश के वो तमाम लोग जो कि लिबरल हैं, जो शायद बीजेपी आरएसएस से ताल्लुक नहीं रखते, हो सकता है उनके गले भी ये बात हजम ना हुई हो, उन्हें भी बात समझ ना आई हो कि कहीं ना कहीं इससे हमारे देश की छवि पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के कई हिस्सों में रेल पटरियों पर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। एनआईए ने आतंकी साजिश की आशंका जो है वो जाहिर की है और कई अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस भी दी गई है। दैनिक जागरण का जिक्र कर लेते हैं। दैनिक जागरण में देखिए हेडलाइन भी छपी हुई है और आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ट्रेन पटरियों पर लगातार ऐसी साजिशें रची जा रही है। इस बार कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डीरेल करने की यानी कि पलटने की कोशिश की गई थी और इसी के तहत एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें आपको याद होगा कि गैस सिलेंडर का जिक्र आया था कि गैस सिलेंडर से टकराने से टकराने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बची थी ये ट्रेन और लोको पायलट के उस वक्त सूझबूझ की वजह से इस बड़े हादसे को होने से टाला गया था। देखिए पिछले 3-4 महीनों का जिक्र हुआ है। पिछले 3-4 महीनों से रेल पटरियों पर भारी वस्तु और गैस सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की घटनाएं जो हैं वो आतंकी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है, संकेत दे रही हैं। रेलवे को भी ऐसा संदेह है, ऐसा आभास है और इसीलिए कानपुर के पास सोमवार को कालिंदी एक्सप्रेस की घटना का संदर्भ लेते हुए जांच का जो जिम्मा है वो एनआईए को सौंप दिया गया, एसटीएफ को सौंप दिया गया है। जानकारी की एजेंसी अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में रेलवे द्वारा अभी कुछ भी कहने से परहेज किया जा रहा है, क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि पटरियों पर जो भी घटनाएं और उसके पीछे आतंकियों का हाथ होने की संभावनाओं से हम इनकार तो नहीं कर सकते। पिछले 3 महीने के दौरान देश के खास हिस्से में तकरीबन 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें रेल ट्रैक पर गैस सिलेंडर, भारी वस्तु, लकड़ी, लोहे के बड़े टुकड़े रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश का षड्यंत्र रचा गया। ऐसी घटनाएं ज्यादातर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हो रही है जिसकी खबर अलग अलग अखबारों में हम देख भी रहे हैं, स्क्रीन पर भी टीवी पर देख रहे हैं। कैसे खास हिस्से में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाकर यात्रियों की जान को खतरे में डाला जा रहा है, जोखिम में डाला जा रहा है। हालांकि रेलवे ने चुप्पी साधी हुई है। रेल मंत्री की अगर माने तो आतंकी षड्यंत्र की आशंका से इनकार तो उन्होंने नहीं किया और कहा कि पिछले कुछ दिनों से ये ट्रेंड देखा जा रहा है जो कि परेशान करने वाला है
और अगर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि भले हादसा ना हो, लेकिन लोगों के बीच आप समझ सकते हैं, लोगों के बीच वो डर तो पैदा आपने कर ही दिया, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में वो लोग जो कि बड़ी तादाद में ट्रेन में सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और अब त्योहारों का मौसम है, आप सावन बीता और देखिए एक बार एक त्योहार है, ऐसे में लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और ट्रेन से जाना कितना अवॉइड करेगी। एक बड़ी आबादी अगर हम देखें भारत की ऐसी है जो ट्रेन में ही सफ़र करती है, जो फ्लाइट्स में सफ़र नहीं करती है। ऐसे में उन लोगों के बीच वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक स्थिति है वो डर की, वो पैदा करने में कहीं ना कहीं आतंकी जो है कामयाब हुए हैं। राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस बात की तह तक पहुंचना होगा कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है और इस तरह की घटनाओं को रोकना होगा। हालांकि देखिए, जिस तरह की सूझबूझ का जिक्र भी सुरभि भी कर रही थी कि अखबारों में हमने पहले भी देखा है, न्यूज़ में भी, कि लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो उस ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, आप उनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। और वो भी लोग जो अभी ट्रेन से जाने का प्लान कर रहे हैं, उत्तर भारत के रहने वाले, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर जरूर होगा कि हम सफ़र करने वाले कहीं उसी ट्रेन के साथ कुछ इस तरह की घटना ना होने पाए। और इस बार तो लोको पायलट ने सूझबूझ दिखा दी है, लेकिन क्या अगली बार भी ऐसा होगा? तो ये तमाम वो सवाल है जो कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ इशारा करे। हालांकि देखिए, एनआईए के पास जांच का जिम्मा जा चुका है, क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, दरअसल देखिए, ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो ये हर किसी को विचलित करती हैं कि आखिर ये कैसी मानसिकता और कौन वो लोग हैं जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तमाम प्रयत्न करते हैं, तमाम प्रयास करते हैं। क्योंकि इन दिनों इस बीच ये भी कहा जा रहा है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इसमें आतंकवादियों की मंशा भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़े कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी सामने आए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो वीडियोज़ पाकिस्तान के ही हैं। और साथ ही साथ ये भी दावा किया गया है कि उसमें ये तरीके बताए गए हैं कि एक बहुत बड़ा रेल हादसे को अंजाम कैसे दिया जा सकता है अगर ट्रेन पलटा दी जाए। साफ तौर पर उसमें जिक्र ये भी किया गया है कि कैसे काफिरों को निशाना बनाना है। तो इसके लिए ऐसे रेल हादसों को लेकर के लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है और इसके तहत अब हम भारत में लगातार आए दिन इस तरीके की खबरें देखते और सुनते रहते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी देखिए हम रेल हादसों को लेकर के दे रहे हैं, लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि अब तक जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती रही हैं, इनको लेकर के लगातार सरकारें भी सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं, टीमें गठित की गई हैं और जीआरपी की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की है तीसरी सूची। बीजेपी और कांग्रेस बागियों की को टिकट दिए गए हैं सूची में। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की तीसरी सूची में भी भाजपा, कांग्रेस के बागियों का नाम शामिल है। उन नेताओं का नाम शामिल है जो कि अपनी पार्टी से अब आम आदमी पार्टी पहुंचे हैं, यानी कि बागी रहे अपनी पार्टी में, डिससैटिस्फैक्शन उनके बीच रहा और अब आम आदमी पार्टी ने उन्हें तवज्जो देते हुए उन्हें टिकट बांटे हैं। तो तीसरी सूची जारी हो चुकी है और अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नाम धीरे धीरे देखिए वक्त पास आ रहा है। 5 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हो चुकी है। एक ही चरण में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में। और इस बीच लगातार अगर हम देखेंगे तो एक दल से दूसरे दल जाने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। पार्टियां सूची भी जारी कर रही है और इस बीच बगावत के सुर भी लगातार देखे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात भी सामने आई थी, हालांकि उस पर भी कुछ खास नहीं हुआ। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी चुनौती के बीच बीजेपी के पास और भी कई बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कि खिलाड़ियों की नाराजगी किस तरह से उसका सामना बीजेपी द्वारा किया जाएगा। अगर हम किसानों का जिक्र करें तो किसानों के अंदर भी नाराजगी है, तो ऐसे में कहीं ये सब बड़े चैलेंजेस ना बन जाए वोटिंग के दौरान, ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके अलावा कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो कि उम्मीद कर रहे थे कि शायद उन्हें टिकट देकर इनाम से नवाजा जाएगा, जो काम वो ग्राउंड जीरो पर कर रहे थे, लेकिन नेतृत्व ने उनकी भूमिका को नहीं समझाया और उन्हें टिकट नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस मुकाबले को रोचक जरूर बता दिया है, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट्स की ओर से कहा जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में अपनी एंट्री ली है और अब एक एक करके सूची भी जारी करना शुरू कर रही है नामों को लेकर के, तो इस बीच में वोट बैंक काटने का काम आम आदमी पार्टी तमाम बड़ी पार्टियों का करेगी। खासतौर पर जो वहाँ पर स्थानीय जो मूल की पार्टियां हैं
उनके भी वोट बैंक इस बार कट सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद नहीं जाहिर की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि वोट बैंक में जो कटौती होगी, यानी कि कुछ हिस्से का वोट आम आदमी पार्टी की ओर जरूर डाइवर्ट होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में आती रही है जो कि आम जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट हो सके। खासतौर पर फ्री वीज का जिक्र आम आदमी पार्टी से हर बार जोड़ा जाता है, और इस दाव को एक बार फिर से हरियाणा में खेलने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने। तो देखना यही होगा कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल पाएगी, और क्या वाकई किसी बड़े पार्टी का वोट काट पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा इस वक्त चुनौती बना हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में जहां आमने सामने की लड़ाई बताई जा रही थी, कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, तो अब ये मुकाबला हम या तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से त्रिकोणीय होगा या फिर पंचकोणीय होगा, क्योंकि दो स्थानीय पार्टी भी प्रमुख तौर पर विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाती हुई हर बार नजर आती हैं, और इस बार भी यही इंतजार है कि हरियाणा के जब चुनाव होंगे तो फिर स्पष्ट बहुमत आखिर किसके खाते में जाएगी। बिल्कुल, और पहले आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि दिल्ली का जो मॉडल है वही मॉडल हरियाणा में बनेगा अगर उन्हें मौका मिलता है। तो सेंधमारी कितनी होती है आम आदमी पार्टी की तरफ से देखना काफी दिलचस्प रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। भाजपा विधायकों की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए पत्र पर सियासी घमासान जारी है। मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को चोर दरवाजे से बर्खास्त करना चाहती है। आतिशी ने कहा कि भाजपा का एकमात्र काम चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को गिराना है। देखिए, राष्ट्रपति शासन पर भाजपा आम आदमी पार्टी में घमासान नजर आ रहा है, और दिल्ली में अगर ये स्थिति आप देखेंगे तो कोई नई नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और आम आदमी पार्टी का ये कहना रहा हो कि चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की एक साजिश रची जा रही है अलग अलग मुद्दों पर, मुद्दा कोई भी हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत सड़कों पर आ जाएगी। और उस वक्त अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है, राष्ट्रपति को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी विधायक ने ये चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को और कहा है कि दिल्ली की व्यवस्था जो है व्यवस्था में तब्दील हो गई है, ऐसे में दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। भाजपा विधायकों की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भेजी गई है। तो अमर उजाला के अखबार में इस खबर को आप देख पाएंगे, और बिल्कुल इस खबर को ब्रीफ किया गया है। साथ ही राष्ट्रपति शासन पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस वक्त घमासान की खबरें हैं। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले ही मान ली है अपनी हार, और यही कारण है जिस वजह से ऐसे ऐसे कदम उठाने की कोशिश लगातार की जा रही है। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि आतिशी ने आगे और क्या कुछ कहा है। तो इस अखबार में यह भी जिक्र किया गया है कि चोर दरवाजे से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहती है बीजेपी, और बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप ये आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है, खासतौर पर आतिशी ने घेरा है। और ये भी कहा है कि आरोप है कि बीजेपी जब आपके विधायक नहीं खरीद सकी तो फिर चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि बार बार आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप लगाती है कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश दिल्ली में भी कई बार की गई, आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जब इस खरीद फरोख्त में वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए तो इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अब अलग अलग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पहले तो गवर्नर की जो शक्तियां हैं उसे दिल्ली में लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और इससे दिल्ली सरकार के पावर्स को कम किया जा रहा है। ये भी आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन का जिक्र करके आखिर बीजेपी चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने बलबूते दिल्ली में बीजेपी जीत नहीं पाती है। जहां हार रही होती है बीजेपी, तो ऐसे ही हथकंडे बीजेपी की ओर से अपनाए जाते हैं। ये बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। और देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर हम देखेंगे, जैसे कि हम पहले भी जिक्र करे थे, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है और आम जनता को ये बताने की कोशिश हमेशा से की जा रही है कि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो जेल चले गए, ऐसे में अब दिल्ली वाले भगवान भरोसे हैं, सरकार भी भगवान भरोसे चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैंडेट, एक कहीं अगर हम कहें एक नैरेटिव सेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी बीच भाजपा विधायक ने चिट्ठी लिख दी है और कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन अब तो लग जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी है, लेकिन दिल्ली वालों को अगर हम देखें तो सरकार नहीं चला पा रही है दिल्ली की। वहीं दिल्ली की सरकार का कहना है कि बहुत अच्छे से कामकाज चल रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये कोशिश है
ये मंशा है कि भले ही दिल्ली की सरकार चुनी हुई हो, आम जनता ने चुना है, लेकिन इस सरकार को किसी भी तरह से बर्खास्त करना है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप लगातार देख रहे होंगे। इसी बीच जहां ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया गया, उससे पहले अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जिस तरह से जेल की हवा खाकर आए हैं, कुछ अभी जेल में, जैसे अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है और मनीष सिसोदिया, अगर हम संजय सिंह का जिक्र करें तो जेल से बाहर है। तो ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि देखिए हमारे नेताओं को झूठे आरोप में जेल में डलवा दिया गया है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। राज्यपाल की भी इसमें क्या भूमिका है, राज्यपाल भी पूरी तरह से बाइज्ड हैं। अगर हम देखिए उपराज्यपाल भी पूरी तरह से बाइज्ड हैं। एलजी कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। तो ये है दिल्ली की मौजूदा स्थिति ही। मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे मुद्दा सड़कों पर पानी भरने का, जल भराव का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा हो दिल्ली की जनता को जो गर्मी के मौसम में पानी नहीं मिल रहा, हर मुद्दे पर बात घूम फिर कर एक ही आ जाती है कि दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पर अब ये अगर हम देखें तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी हमेशा डिफेंडिंग मोड में कि हम अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, भले ही काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का यही तर्क। तो ये जो दोनों के बीच वर्सेस वाली स्थिति है ये पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। हालांकि अब इसमें नया मोड़ ये आ गया कि बीजेपी के विधायक ने चिट्ठी लिख दी है बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और कह दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। अब स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी बंगाल में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। सरकार से न्याय की मांग की गई। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। 5 बजे तक काम पर लौटने की चेतावनी जो है वो जारी हुई थी और उसके बावजूद प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को सुना गया था तो डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा भी गया था कि ये आखिरी मौका दिया जा रहा है तमाम उन रेजिडेंट डॉक्टर्स को जो कि अभी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे ये अपील करेंगे कि अपने अपने कामों पर लौटे, क्योंकि कई जिंदगियों का सवाल है, आपको कई जिंदगियां बचानी है और इसके बाद भी अभी भी डॉक्टर्स अपने काम पर नहीं लौटे और प्रदर्शन जारी है। तो देखिए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि वो आरजीकर अस्पताल की उस डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर काम बंद रखना जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद काम पर ना लौटने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय चाहिए और इसी को लेकर देखिए अभी भी प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। बंगाल डॉक्टर्स डिफाई सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन कंटिन्यूज टर, तो अभी भी सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स जो है अगर हम देखें पूरे पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, सड़कों पर नजर आए और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति चल रही है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी निराशाजनक स्थिति जो है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी अभी भी इंसाफ नहीं मिला है, वो लोग कह रहे हैं कि देखिए लगातार हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर हम सड़कों पर उतरे हुए, हमारी मांग पूरी तरह से जेन्युइन है। तो बाकायदा मार्च निकाला गया है। हालांकि देखिए पुलिस ने उन्हें रोका है और ये भी कहा है उन्होंने देखिए स्टेट गवर्नमेंट को कि हमने 5 बजे की डेडलाइन जो है दे दी है मंगलवार को, यानी आज शाम 5 बजे की डेडलाइन दी हुई है और हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए, उसके बाद हम अपने काम पर लौट जाएंगे अगर हमारी मांग पूरी हो जाती है तो, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो कोलकाता में जैसे ही महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई थी और उसकी हत्या हुई थी, उसके बाद से हमने देखा कि प्रदर्शन किस तरह से उग्र हुए। अलग अलग हिस्सों के देश के कोने में अगर हम देखें प्रदर्शन हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, हस्तक्षेप किया, उसके बाद कहा कि अपने अपने काम पर लौटिए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, लोगों को दिक्कत पेश आ रही है। तो तमाम डॉक्टर्स काम पर भी लौटे। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति अगर आप देखेंगे उसके बाद से अभी भी वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग विंग्स प्रदर्शन कर रही हैं, कभी अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी देखिए जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। अपने लिए सुरक्षा की मांग ये लोग पहले कर रहे थे, लेकिन अभी भी इनकी मांग ये है कि वो जो डॉक्टर थी जो कि इस बर्बरता का शिकार हुई है, अपने वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम करने गई थी, जहाँ वो मरीजों की सेवा करने गई थी, वहाँ पर उसके साथ बर्बरता हुई है। ऐसे में उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। डेडलाइन बाकायदा 5 बजे तक की दी गई है, तो देखना होगा आज 5 बजे तक क्या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो पाती हैं या फिर स्थिति जस के तस रहती है और उसके बाद अगर स्थिति नहीं बदलती है तो अदालत का क्या रुख रहेगा या फिर राज्य सरकार का क्या रुख रहेगा इस पूरे मामले पर।
बिल्कुल, तो लगातार देखिए जिस तरीके से कोलकाता में डॉक्टर्स की ओर से अभी भी प्रदर्शन जारी है, इसको लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार अब तक अपील कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टर्स की ओर से और उनकी ओर से इस बार डेडलाइन भी दी जा चुकी है कि अगर इस लिमिटेड समय के भीतर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तब ये प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर भी जुड़ी हुई है कोलकाता से ही। दरअसल कोलकाता में मृतका के परिजनों का सीएम ममता पर झूठ बोलने का आरोप है। ये कहा गया है कि जिस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी पीड़ित परिवार को लेकर के दे रही हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हमें पुलिस ने ऑफर किए थे पैसे। द हिंदू में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मृतक डॉक्टर की मां ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वित्तीय मुआवजा ना देने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सोमवार को उन्होंने सीएम के दावे का खंडन करते हुए कहा कि बनर्जी ने उनकी बेटी की दुखद मौत के बाद पैसे की पेशकश की थी। तो ये एक गंभीर आरोप ममता बनर्जी पर लगा है। देखिए, ममता बनर्जी के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी है, किस तरह से वो इस मामले पे घिरी हुई हैं और कहा है कि देखिए, मृतका के माता पिता अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो मामला ये कितना संगीन है आप समझ सकते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर ही नहीं, राजनीतिक दबाव ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इस मामले पर अगर देखें तो असंवेदनशील होने का आरोप ममता बनर्जी पर लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर महिलाओं के साथ ये स्थिति वहां पर रहेगी तो महिलाओं का क्या होगा, उनकी सुरक्षा को कौन देखेगा, और इसीलिए इस्तीफे की मांग भी। तो फिलहाल देखिए द हिंदू में इस खबर को जगह दी गई है। ये ममता बनर्जी से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर के जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह भी कहा था, जब वो अराजकता माफ कीजिएगा, जब उन्होंने एक महिला सुरक्षा के लिए विधेयक पेश किया था तो उस दौरान भी ये कहा गया था ममता बनर्जी की ओर से कि हर पल की अपडेट ली गई थी, पीड़ित परिजनों से बातचीत भी की गई थी। मैंने खुद उनसे फोन पर बातचीत की है और इस मामले में लगातार पुलिसकर्मियों की ओर से भी सहयोग किया जा रहा है। लेकिन इस पर अब पीड़ित परिजनों का ये कहना है कि जो ममता बनर्जी ने बातें कही हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं है और ये आधा झूठ है। इसको लेकर भी पीड़ित परिजनों की ओर से कहा गया है कि हमने न्याय की गुहार लगाई थी। साथ ही साथ इसमें पुलिस की ओर से कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे कि पुलिस ने उन पर दबाव बनाया था, पैसे भी दिए गए थे ताकि वो अपने स्टेटमेंट्स बदल दे, अपना मुंह बंद रखे। लेकिन इसको लेकर भी अब पीड़ित परिजन ये कह रहा है कि ममता बनर्जी की ओर से इसमें जिस तरीके से मदद का हाथ आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है वो पूरा सच नहीं है, इसमें वो झूठ बोल रही हैं और कहीं ना कहीं वो खुद भी अपनी सरकार को बचाने की, अपनी प्रशासन को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार कोलकाता पुलिस को लेकर भी कई बार अब तक सवाल उठ चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि आखिर बंगाल सरकार यहाँ की पुलिस को कैसे नियंत्रित करती है, क्योंकि कोलकाता हो या फिर पूरा बंगाल क्यों ना हो, हर जगह पर आपको यही देखने को मिलता है कि बाकी राज्य के मुकाबले कोलकाता की पुलिस बहुत ज्यादा किसी भी मामले को लेकर के या तो वो घुमाने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी ओर से दलीलें उनकी ओर से रखी जाती हैं। और इस मामले में भी ये कहा जा रहा है, जो फैमिली मेंबर्स बताए जा रहे हैं मृतका के, जो परिजन हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से उनके बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया, घिनौने उस कुकृत्य को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर के ये दावा जरूर किया गया था कि ममता बनर्जी ने बातचीत की थी, आश्वासन दिया था, लेकिन ये भी कहा है कि जब हमारी बच्ची घर वापस नहीं लौटी थी उस वक्त की पीड़ा हम किसी को नहीं बता सकते। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब हम पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए पहुंचे थे तो उस वक्त भी पुलिस ने हम पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों का नाम सामने न आने पाए, इसमें उनकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है, उनसे अपने स्टेटमेंट को बदलने के भी और इशारा किया गया था और ये कहा जा रहा था कि इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जा रहा था कि किसी भी तरीके से हम ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ हो या बंगाल सरकार के खिलाफ हो, और इसे बार बार उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की मांग करते रहे और उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई। तो देखिए, इस मामले की आग किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। सिर्फ सड़कों पर ही प्रदर्शन नहीं हो रही है बल्कि ममता बनर्जी भी चौतरफा घिरी हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। लगातार उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। अब ये बिल भी पास हुआ, लेकिन उसके बाद भी अगर देखेंगे तो ममता बनर्जी को बख्शे के पूर्व में कोई नजर नहीं आ रहा, हर कोई से जवाब तलब कर रहा है और इस बीच अगर झूठ बोलने के आरोप उन पर लग रहे हैं तो ये मामला कितना गंभीर है ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूपी के बहराइच में पकड़ा गया है खूंखार भेड़िया। अभी भी सरगना भेड़िए का इंतजार हो रहा है। गांव में भय का माहौल है। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। आदमखोर ने इस बार 11 साल की एक बच्ची को निशाना बनाया है।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि एक बच्ची को जिस तरीके से निशाना बनाया इस भेड़िए ने, उस पर हमला किया, इस दौरान ये खबर भी छपी है और दैनिक जागरण के साथ साथ कई तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि 6 भेड़ियों में से अब तक 5वां भेड़िया गिरफ्त में आ चुका है वन विभाग के, और स्थानीय लोगों की मदद के साथ ही इस भेड़िए को पकड़ा गया। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी जो मुख्य रूप से जिसे सरदार बताया जा रहा है वो गिरफ्त में नहीं आ पाया है वन विभाग के। वन कर्मी लगातार जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द उस भेड़िए को भी पकड़ा जा सके, क्योंकि अब तक कई बार हमले बोल चुका है। और अब फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि वो भेड़िया पूरी तरीके से अकेला हो गया है, क्योंकि अब तक तो एक पूरा जो ग्रुप था इन भेड़ियों का वो लगातार गांव पर हमले कर रहा था। साथ ही साथ लोगों को जिस तरीके से डराया गया था इन भेड़ियों की ओर से, क्योंकि अब तक इस हमले में कई लोग इसका शिकार हो चुके थे और अब तक 5 भेड़ियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीते कल ही 5वां भेड़िया वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन ये जानकारी आपको दे दें कि बहराइच से जुड़ी हुई ये खबर है। अब देखिए कि छठा जो भेड़िया बताया जा रहा है उसकी तलाश अभी भी जारी है और छठे भेड़ियों को लेकर के कहा जा रहा है कि ये इन भेड़ियों के ग्रुप का सरदार था, वो लंगड़ा है। लेकिन ये जो भेड़िया गिरफ्तार किया गया है ये है 5वां भेड़िया, जिसे फिलहाल गिरफ्त में वन विभाग के कर्मियों ने लिया है। और इसको जब कैद किया गया तो उस दौरान भी कहा जा रहा है कि इसने एक मासूम बच्चे पर उससे ठीक पहले ही हमला किया था। जिस वक्त इसे पकड़ा गया उस दौरान इसके मुंह में कुछ खून के छींटे भी दिखाई दी थी और इसी से यह अंदाजा लगा कि हाल फिलहाल में इस भेड़िए ने दोबारा किसी न किसी व्यक्ति पर हमला जरूर किया है, जिसके बाद से खबर सामने भी आई कि 11 साल की बच्ची पर हमला किया था, जिस दौरान इस बात की जानकारी मिली कि आसपास के ही इस वक्त क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये भेड़िया घूम रहा है। तो गांव वाले बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, वनकर्मी भी इस दौरान बहुत अलर्ट मोड पर काम में जुट गई और उसके बाद से इस भेड़िए को पकड़ लिया गया। यानी कि वनकर्मी जो 500 वनकर्मियों को लगाया गया था, स्थानीय लोगों की सहायता से इस भेड़िए को पकड़ा गया। लेकिन अभी भी एक आखिरी छठा भेड़िया जो कि वन कर्मियों की गिरफ्त से दूर है, वो पकड़ में नहीं आ पा रहा है। वो लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है, लगातार वो भी हमले कर रहा है और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा खूंखार उसे ही बताया जा रहा है। तो देखिए, जैसे कि जिक्र कर रहे हैं, 5वां आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है और छठे की तलाश की जा रही है। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे आतंक फैला रखा है और 50 गांव का जिक्र है जी। 50 गांव में आतंक फैला रखा है इस भेड़िए ने। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। 2 महीने से यहाँ के लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम पहले शिकार की बात करें तो जनवरी फरवरी में पहला शिकार हुआ था। भेड़ियों ने 9 बच्चों और एक महिला समेत 10 को अपना शिकार बनाया है। और कहीं ना कहीं देखिए बहुत अलग अलग तरह की रिसर्च भी सामने आ रही है। जिक्र मैं करना चाहूंगी, भेड़िए के हमले के पीछे वायरस बताया जा रहा है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के चीफ के मुताबिक बहराइच जिले में भेड़ियों के बढ़ते हमलों के पीछे रेबीज या कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस जैसी बीमारी हो सकती है, ये रिसर्च बता रही है। उन्होंने कहा कि अभी जांच के बाद ही सच्ची कारणों का पता जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन भेड़ियों में रेबीज या कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कोई पागल जानवर ही इस तरह से हमले कर सकता है, हमलावर हो सकता है। लोगों को बहरहाल अभी जो है कहीं ना कहीं सावधान रहना होगा। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वो अभी भी पूरी सतर्कता बरते, एहतियात बरते, घर के दरवाजे बंद रखें, घरों के भीतर ही सोएं और बच्चों को शाम के बाद अकेला बिल्कुल ना रहने दें, क्योंकि जानवर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर अपना पैटर्न बदलते रहते हैं, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। जल्द ही बचा हुआ भेड़िया पकड़ लिया जाएगा। बहराइच में भेड़ियों का आतंक बढ़ने के बाद ग्रामीण अपनी तरफ से एहतियात बरत रहे हैं। रात भर पहरेदारी चल रही है। लोगों ने घरों की छतों पर सोना भी शुरू कर दिया है। और देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि बहुत सारी टीम्स यहाँ पर जो है सक्रिय नजर आ रही हैं। और इस बीच देखिए ये भी बताया जा रहा है चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर की तरफ से कि सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे 2 भेड़ियों के पैरों के निशान जो है वो दिखे हैं, जिसके बाद ये तय हुआ है कि भेड़िया जो है यहाँ पर घूम रहा है और लोग कहीं ना कहीं और ज़्यादा चौकस नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग स्टडीज निकल कर सामने आ रही। देखिए इससे पहले एक स्टडी ये भी आई थी कि चूंकि हाल ही में हमने देखा किस तरह से जगह जगह पानी भरा हुआ था, बारिश के मौसम की वजह से बाढ़ की स्थिति थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि बाढ़ की वजह से जंगलों में पानी भर जाता है। ऐसे में भेड़िए जो हैं वो जंगल छोड़ के रिहायशी इलाकों की तरफ भागते हैं, जो कि कंपेरेटिवली जो है उन्हें रहने के लिए बेहतर लगता है। और इसी वजह से जब वो गाँव का रुख करते हैं और वहाँ पर उनको जो भी अवेलेबल होता है खाने पीने के लिए, वो लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर एक बार किसी के मुँह खून लग गया, जैसे कि लगातार हम जिक्र करते हैं, तो उसके बाद वो वापस नहीं लौटता। तो ऐसी तमाम तरह की रिसर्च सामने आ रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी ये आतंक का बहुत बड़ा पर्याय बना हुआ है भेड़िया।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रूस यूक्रेन विवाद से जुड़ी हुई करेंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है और ये कहा है कि हम सुझाव दे सकते हैं, लेकिन असल में रूस और यूक्रेन को इसके खिलाफ लगातार अपनी आवाज या तो उठानी होगी या तो कदम आगे बढ़ाना होगा। यानी कि अगर युद्ध विराम की स्थिति आप खुद भी देखना चाहते हैं इन दोनों देशों के बीच में, तो इन दोनों देशों को ही आपस में पहल करनी होगी। द हिंदू के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि इससे पहले भी जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक बयान दिया था जिसमें ये कहा था कि भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है, जिसको लेकर के अब एस जयशंकर की ओर से बयान दिया गया है। विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर और उनकी ओर से कहा गया है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत करनी होगी और अगर वे सलाह चाहते हैं तो भारत हमेशा सलाह देने को तैयार है। उन्होंने रेखांकित किया कि यूक्रेन संघर्ष को युद्ध के मैदान पर हल नहीं निकाला जा सकता है, यानी बातचीत दोनों देशों को आपस में करनी जरूरी है। इंडिया हैज अ 4-point प्रिंसिपल टू एंड दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए खबर को तरजीह दी गई है द हिंदू में और कई और अखबारों में भी। बर्लिन में विदेश मंत्री ने कहा है कि देखिए और ज़्यादा कोई सोल्यूशंस नहीं हो सकते, लेकिन अब वक्त आ गया है शांति का। ऐसे में कहीं ना कहीं रशिया को भी अब बातचीत की तरफ आके बढ़ना चाहिए, टेबल पर आना चाहिए और कहीं ना कहीं भारत कोशिश कर रहा है कि संघर्ष को सुलझाया जा सके, दोनों के बीच शांति बहाल की जा सके। तो कहीं ना कहीं भारत ने 4 पॉइंट अपने प्रिंसिपल रखे हैं जो कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को, संघर्ष को जो है वो खत्म कर सके। जिस तरह से एस जयशंकर ने बताया है, उन्होंने कहा कि देखिए हमने बता दिया है कि किस तरह से भारत इसकी शुरुआत कर सकता है दोनों देशों की तरफ और कहीं ना कहीं भारत पहले आगे बढ़कर आया भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे पहले रशिया की और यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं और अब लगातार ये कोशिश की जा रही कि दोनों देशों के बीच, क्योंकि देखिए युद्ध को, संघर्ष को काफ़ी वक्त बीत चुका है और अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शांति बहाल होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। उन्होंने कहा कि देखिए वी डोंट बिलीव डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड थ्रू वॉर। युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता है, शांति से ही, बातचीत से ही मामले को सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मॉस्को गए थे, कीव गए थे पिछले 2 महीनों का अगर जिक्र करें और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं, रशिया भी ये चाहता है। अजीत डोभाल जो है वो भी रशिया इस हफ्ते जो है गए हैं, रशिया में हैं और कहीं ना कहीं ये एक इशारा दिया जा रहा है, एक संकेत दिया जा रहा है कि भारत लगातार टच में है और बातचीत की जा रही है कि अब आपको यूक्रेन के साथ अपने मसलों को सुलझाना होगा। इसी की एक बानगी दी गई है, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि देखिए बर्लिन में अभी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। इससे पहले एनएसए चीफ अजीत डोभाल जो है वो भी रशिया पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रशिया का दौरा कर चुके हैं, वो यूक्रेन भी जा चुके हैं। तो भारत तो लगातार सक्रिय है, एक्टिव है बातचीत के लिए, कह रहा है कि अब देखिए युद्ध से, लड़ाई से आप कोई भी मैटर को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको आमने सामने बैठकर बातचीत करनी होगी। हालांकि देखिए अब वो वक्त आ गया है जब दोनों ही देश चाहते हैं, वो ये समझ चुके हैं कि जितना हमने शक्ति प्रदर्शन करना था, ये दिखाना था कि हम किसी से कम नहीं है। जाहिर तौर पर रशिया एक बड़ा देश है और शक्तिशाली देश है, लेकिन यूक्रेन भी पीछे हटने को राजी नहीं था। ऐसे में वो जो स्थितियां हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं और अब कहीं ना कहीं दोनों ये समझ चुके हैं कि हमें एक टेबल पर बैठ के इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना होगा, बातचीत से इस मसले को हल करना होगा। तो बिल्कुल, और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेबी चीफ माधवी बुच पर कांग्रेस ने एक बड़ा निशाना साधा है। बुच पर हितों के टकराव का आरोप लगाया गया है और सेबी चीफ को लेकर के इससे पहले भी कांग्रेस हमलावर रही है। देखिए पवन खेड़ा ने कहा है कि माधवी पुरी बुच ने सेबी चीफ रहते हुए उस कंपनी ने कमाई की है जिसका नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माधवी पुरी ने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट कंपनी से 2,97,00,000 रुपए की कमाई की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगोरा कंपनी माधुरी पुरी के पति धवल बुच की है। खेड़ा ने 6 कंपनियों के नाम लिए हैं जिन्होंने अगोरा की सर्विसेज ली हैं। ये 6 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। तो फिलहाल आपको याद होगा कि किस तरीके से सेबी चीफ को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई थी हिंडनबर्ग की और इसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि लगातार अपने संबंधों का फायदा सेबी चीफ भी सरकार के साथ जो संबंध उनके रहे हैं, ऐसे में उसका फायदा वो उठाती रही हैं और उनके पति भी कई ऐसे निवेश अब तक कर चुके हैं जो कि भारत के खिलाफ है। यानी कि जिस तरीके से लगातार उसमें ये भी कहा जा रहा था कि काला धन अर्जित करने का भी प्रयास है और इसी के जरिए अलग अलग तरीकों से इसमें सेबी चीफ का योगदान बताया जा रहा था।
तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इस पर हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि सेबी चीफ पर अब तक आखिर किसी प्रकार का एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि इसको लेकर यह भी माना जा रहा था कि सेबी चीफ से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन अब तक इस्तीफा जब नहीं सामने आया तो कांग्रेस बार बार हमले कर रही है और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा है और घेरने के साथ साथ ये भी कहा है कि आखिर कब इस पूरे मामले को लेकर के किसी प्रकार का कदम उठाया जाएगा और क्या इस्तीफा मांगा जाएगा सेबी चीफ का या नहीं, या फिर इसी तरीके से उनका सहयोग किया जाता रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मणिपुर में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद 2 जिलों में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। मणिपुर सरकार ने छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाओं को भी 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि ये फैसला तस्वीरों, नफरती भाषण और घृणास्पद वीडियो के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। तो मणिपुर की खबर आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, किस तरह से छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है, जिसके बाद 2 जिलों में कर्फ्यू लगा है और 5 में इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद की गई हैं। तो फिलहाल मणिपुर की इस घटना को लेकर के लगातार अभी भी हिंसाएं हो रही हैं और इसमें ये बताया जा रहा है कि इस बार जो हिंसा हुई है और एक बार फिर से मणिपुर सुलगता हुआ दिखाई दिया है। तो ये देखिए कि छात्रों का हिंसक प्रदर्शन जारी रहा है। इस दौरान 60 लोग घायल बताए गए हैं। इम्फाल में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई हैं और जिस तरीके से इस दैनिक भास्कर की खबर ने इस खबर को जगह दी है पहले पन्ने पर और ये भी बता दें आपको कि जो तस्वीर ली गई है, मणिपुर जिस तरीके से इस वक्त हिंसा की चपेट में है, ऐसे में लगातार वहां पर दंगे हो रहे हैं, लगातार आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें कई ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। कई लोगों ने अपने परिवारों के सदस्यों को खो दिया है। इस बीच में कई मासूम बच्चे भी अपनी जान की जहां गुहार लगाते रहे, लेकिन मैती समुदाय और साथ ही कुकी समुदाय के बीच में ये झड़प इस कदर बढ़ चुकी है कि वो बच्चों की भी जान नहीं बख्श रहे हैं। फिलहाल उसी एक तस्वीर को जगह दैनिक भास्कर ने अपने इस पहले पन्ने पर खबर के साथ साथ उसे जगह दी है और साथ ही देखिए कि प्रदर्शन में इम्फाल के लगभग सभी स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। छात्राएं शामिल थे इसमें। वे राज्य के डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाने, 16 महीने से छिड़े गृह युद्ध जैसे हालात खत्म करने और सुरक्षा बलों की यूनिफाइड कमांड को केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ से लेकर मुख्यमंत्री को सौंपने की मांग कर रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है, लगातार इस हिंसा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में सेना को हटाने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से राज्य की जो सुविधाएं हैं वो राज्य के अगर मुख्यमंत्री ही फैसला लेते हैं तो ऐसे में वो ज्यादा बेहतर होगा और ये जिम्मेदारियां भी मुख्यमंत्री के हाथों में जानी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये स्थिति लगातार बनी हुई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। बिहार में तेजस्वी यादव ने शुरू की है कार्यकर्ता संवाद यात्रा। यात्रा से पहले तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर निशाना भी साधा है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार इस खबर को लेकर भी हम अपने अगले बुलेटिन में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बयान को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान जरूर बिहार में देखने को मिल रहा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सुर्खियां अखबार की इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।